बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ऐलान के बाद हुकूमत ने मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने के मिशन पर काम तेज़ कर दिया है और इस मकसद के तहत 15 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। कमेटी का बुनियादी एजेंडा दहशतगर्दी का खात्मा, स्मगलिंग की रोकथाम और गैर कानूनी जो अफगान शहरी हैं उनकी वापसी जैसे अहम मामलात की निगरानी करना है। नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन की वापसी का मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इस मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने है। अफगान शहरियों की वापसी की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई है और हुकूमत ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि ना डेडलाइन में तोसी होगी और ना ही किसी किस्म की कोई नरमी इनके साथ बरती जाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस फैसले के खिलाफ डटी हुई नजर आ रही है। सूबाई हुकूमत सिर्फ वफाक से फैसले पर नजरसानी का वो मुतालबा भी कर रहे हैं, बल्कि अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का भी मुतालबा है। सूबाई हुकूमत की तरफ से इतलात ये भी आ रही है कि अगर वफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ शुरू की तो केपी हुकूमत इस कार्रवाई का साथ देने को तैयार नहीं है। इसी से मुतालिक आज का ये पहला और बड़ा सवाल। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करें, चूँकि हार्ड स्टेट का जो मॉडल है पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगा या मज़ीद बढ़ेंगे, इस पर भी आपका कमेंट। अब होना तो ये चाहिए था कि वफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नज़र आती, लेकिन अफगान शहरियों की वापसी पर जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या ये नई सियासी कशीदगी को हवा दे सकते हैं और क्या गवर्नमेंट अपनी सख्त पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कर पाएगी? देखें, ये हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो बुनियादी तौर पे दहशतगर्दों के खिलाफ आर्मी चीफ ने जो दिया था और फिर वहीं पे ये हुआ था कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाया जाए। वैसे तो ये 3 बनेगा क्योंकि जो नवाज शरीफ वाली बना था फिर 2021 में उसको रिव्यू किया गया था। तो अभी आदम नज़ीर तारड़ की सरबराही में एक मीटिंग अभी ख़त्म हुई है। हमारे वकास रिपोर्टर ने खबर भी दी है इसकी कि उसमें सारे वज़राए कानून को भी साथ लिया गया है और कि किस किस्म का नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए कि तमाम सूबे भी ऑन बोर्ड हों, इस पे काम करें। उसमें अफगान महाजरीन भी हैं, दहशतगर्दी भी है कि भाई किस तरह के नए कवानीन बनाए जाएँ। अब हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि जाहिर है कि जो नरमी स्टेट कहीं पॉलिसी में रखती है, अदालतों के पास रास्ता होता है, तो क्या कोई आप एमरजेंसी लगाएंगे, एमरजेंसी प्लस करेंगे, क्या करेंगे कि जिसमें हाई कोर्ट्स के इख्तियारात चले जाएंगे कि वो खामखा हर चीज़ में वो इंटरवीन ना करें। और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इशू बड़ा बढ़ रहा है उससे टैकल करने के लिए रूटीन की अदालती हुक्म इम्तनाई ना हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले खबर आ गई कि जी वो 1 रुपया बिजली का कम करना है तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहे वो रफ़ाया अम्मा का काम हो या कुछ भी हो, तो आप कुछ भी करने से पहले सोचें 10 दफ़ा। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अगर इस दफ़ा ये कर रही है कि जी सूबों को भी ऑन बोर्ड ले दिया। अली अमीन गंडापुर ने ज़रूर कहा कि, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर वफाक अगर वापस भेजता है, अभी तो 3-4 दिन है, राब्ते भी हो रहे हैं, लोग भी मिल रहे हैं। आज आपको पता है मोहसिन नकवी भी मंदिर आम पे आ गए हैं और उनसे कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर भी मिली हैं अपने दफ्तर में इस्लामाबाद में। 2 दिन से तो वो पिंडी में ही थे। तो यहाँ पे अब राब्ते भी शुरू होंगे इसके लिए। तो ये नहीं मुमकिन कि सूबा फिर अपने वसाइल से उन महाजरीन को पाल सकता है जिनको वफाक सपोर्ट करता है। ये नहीं हो सकता कि वो कहेंगे कि जी अब हम अपने खर्चे से अपने लोगों को छोड़ के और इनके ऊपर पैसे लगाएंगे। तो वो मैकेनिज्म बन रहा है। जब एक फ़ैसला किया गया है, जब तक ये फ़ैसला बरकरार है तो इनकी वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन वो डेडलाइन 31 है, उसके बाद जो मैकेनिज्म होना है उस पर बात हो रही है। असल इशू ये है कि हमें दहशतगर्दी से टैकल करना है जी। और उसमें मुशावरत बहुत ज़रूरी है। जो पहले पार्लिमानी कौमी सलामती की कमेटी में हुई, फिर आज आदम नज़ीर तारड़ ने एक मीटिंग कर ली है उसके ऊपर। उसके बाद आप आगे चलते हैं नहीं चलते हैं। जैसे मसाइल बन रहे हैं ना कि PTI नहीं आई थी, अभी आज PTI के लोग नहीं मिल सके, इमरान खान से उनको नहीं मिलने दिया गया और वो बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं अला महाराजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों ने कि जी देखें हमें 3 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने कहा और कि आप जाके मिल सकते हैं और ये उनके उस ऑर्डर के ऊपर एक तमाचा है। हम उनके पास जाएंगे कि अब आप बताएं कि ये ऑर्डर आपका क्या करें हम इसका। तो जहाँ एक तरफ सख्ती हो रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, वहाँ सियासतदानों के साथ बातचीत का रास्ता दोनों को अपनाना चाहिए। ना PTI को उतनी सख्ती करनी चाहिए और गवर्नमेंट का तो बहरहाल पहला काम यह है कि अगर वो बातचीत की तरफ बढ़ते हैं, जैसे बिलावल ने कहा है कि वो बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो बिलावल भुट्टो को बयान दे के घर नहीं बैठ जाना चाहिए। उसके लिए राब्ते उनकी टीमें मौजूद हैं, उनके सियासतदान लोग मौजूद हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा सख्ती की तरफ ना जाए कि बातचीत अपने लोगों से की जाए और सख्ती की जाए दहशतगर्दों से। जी अयाज साहब, देखिए अल्टीमेट उसका दहशतगर्दी का सामना हमें बहुत
इतना ज़्यादा बेहतर हो गए हालात, उसके बाद लगता था कि शायद कभी इस मुल्क में दहशतगर्दी थी नहीं, और फिर उसका दोबारा रीअक्रंस, और जैसे कहते हैं ना कैंसर खुदा न खास्ता वो रीअक्रंस होती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस पर काबू पाना। तो वो तो खैर रियासतों के लिए ज़ाहिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। दहशतगर्दी पे आपने काबू पा लिया, फिर हो गया। अब आज अभी जैसे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक इजलास की सदारत कर रहे थे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मुझे याद है जब नेशनल एक्शन प्लान पहली बार बन रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो चौधरी निसार उस वक्त चूँकि वज़ीर दाखिला थे, तो वो हेड कर रहे थे वो सारी मीटिंग्स को, और उसमें सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बैठी होती थी। उसमें इनपुट के लिए उन्होंने हमें भी, जर्नलिस्ट को भी बुलाया था उस वक्त, अक्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्ट, उन्होंने सीनियर जो उस वक्त थे उनके मुशावरत में शामिल हुए थे। इस दौर में जब हार्ड स्टेट की बात की आर्मी चीफ ने, मुझे वजारत दाखिला इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दाखिला साहब वो मंजर आम पे तो आ गए हैं, आए भी वाया अमरीका हैं कि वो अमरीकी वो जो कायम काम सफ़ीर हैं, उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कौम को बताया कि नहीं मैं दोबारा काम पे लग गया हूँ, वरना वो जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से हम बाहर हो गए, न्यूजीलैंड से बुरी तरह हम हार गए, वो मुझे नहीं नज़र आए। मेरे चेयरमैन पीसीबी कहाँ थे? उसके बाद इतने वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, जाफर एक्सप्रेस का सबसे बड़ा इतना अफसोसनाक सानिया हुआ, उसमें भी जस्ट उनके बयान ही चलता रहा। लेकिन मैं तरस गया था उनके दीदार को। चलें, ये तो आज फ़ायदा हुआ कि मोहसिन नकवी साहब का दीदार हो गया। हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या आपको लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट स्टेट है? मतलब दहशतगर्दों के हवाले से हम पहले भी बड़े हार्ड रहे हैं, लेकिन फिर सॉफ्ट क्यों? मतलब आप हार्ड का लफ्ज़ दोबारा हम यूज़ शायद इसलिए कर रहे हैं कि कोई बीच में सॉफ्ट हो गया था, कि किसी ने वो कोई सॉफ्टनेस दिखा दी थी। ऐसी बात नहीं है। कम अज़ कम मैं जिस तरह के वो, फिर मैं क्या करूं, मैं मेरी मजबूरी है। मुझे क्रिकेट बार बार वो उसमें आड़े आ जाती है जब मैं बात करता हूं कि आप एक टूर्नामेंट हारते हैं और फिर एक नया तजुर्बा करते हैं कि जी यहाँ जी यंगस्टर्स ला रहे हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा जब ये तजुर्बा आपने किया था, जब न्यूजीलैंड से हार के आए थे, आपने जो यंगस्टर्स उस वक्त खिलाए थे वो गायब हो गए। अब आपने फिर यंगस्टर्स लाए थे, आप उनको खिलाया, वो फिर गायब हो जाएंगे। इसी तरह हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ भी चल रही हैं कि एक पॉलिसी बनती है, उस पर अमल दरामद होता है, थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाती है, फिर एक नया तजुर्बा करते हैं और फिर हम वहीं पे चले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इस एंगल से भी कुछ मेरा ख्याल गौर करने की ज़रूरत है। बाकी अदालतों की परवाह न करें, जिस हाई कोर्ट के हुक्म पे वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, वो स्टे देती रहे, गवर्नमेंट को चाहिए अब उसकी परवाह ही ना करें। गवर्नमेंट क्यों मतलब परेशान होती है जब वहाँ जेल हुकाम उनकी नहीं मान रहे, ये हालत रहेगी हुई है हाई कोर्ट की, तो गवर्नमेंट तो फिर बहुत ताकतवर है, वो क्यों डर रही है उससे? उनसे कहीं नहीं जाए आप जो मर्जी फैसला दें, स्टेज पे हम नहीं मानते, हमने जो फैसला कर लिया हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी की तैसी। जी फैसल साहब, देखिए ये तो रियासत के करने के फैसले हैं कि स्टेट हार्ड होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए, ये वो ज़्यादा रियासत बेहतर समझती है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें किस हद तक जो है वो सख्ती करनी चाहिए और किसके खिलाफ जो है वो सख्ती करनी चाहिए और क्यों सख्ती करनी चाहिए। लेकिन फैसला साजों को ये देखना होगा कि जो पॉलिसी साजी की जो एग्जीक्यूशन है वो दुरुस्त अंदाज में हो रही है या नहीं हो रही। ये तो नहीं है कि हमने अपनी एक टारगेट मुतय्यन कर ली कि हमने इस रियासत को जो है वो मज़ीद जो है इसको हार्ड करना है, अब आपने उसकी एग्जीक्यूशन पे काम शुरू कर दिया, तो उस एग्जीक्यूशन में कोई ऐसे मसाइल पैदा ना हो जाएं जो आप अपनी सिम से जो है वो भटक जाएं। इस पे नज़र रखने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी इसको मज़ीद सख्त करने में बिल्कुल करें, आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई करनी है तो इसके लिए तो कोई पॉलिसी की ज़रूरत भी नहीं है, तो होनी चाहिए और हमेशा से होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया की ये पॉलिसी है, इसके लिए सॉफ्ट और स्टेट की हार्ड का तो कोई वो नहीं है। अभी जो जब से आर्मी चीफ ने कहा है और डिबेट शुरू हुई है तो इसमें माशरे के मुख्तलिफ तबके जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। अब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन सवालात को जवाब दे। आप रियासत को हार्ड बनाना चाहते हैं, ये रियासत का हक है कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में,
ये हमें और आपको इस बुनियादी फैसले पे तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, अगर पाकिस्तान की बका सलामती इसको हार्ड बनाने में तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन जो माशरे से सवालात उठ रहे हैं इनका जवाब देना भी उतना ही नागुज़ीर है जितना इस रियासत को जो है हार्ड बनाना नागुज़ीर है। अब आमिर साहब ने कहा कि अदालतें जो है खामा-खा की मुदाखलत करती हैं। अब ये लफ्ज़ खामा-खा है, इसका तयन कौन करेगा कि ये वाकई खामा-खा है या ये ज़रूरी है? यहाँ हर आदमी अपनी ज़रूरत के तहत, अपने मफादात के तहत जो है वो बयानियाँ भी मुतय्यन करता है और किसी भी राय की या किसी भी फैसले की वो तशरीह भी करता है। तो अब ये भी एक डिबेट है कि उसमें अदालतों का क्या किरदार होगा हार्ड स्टेट में, मीडिया का क्या किरदार होगा। सबसे बड़ी जो डिबेट है जो आर्मी चीफ के बयान के बाद शुरू हुई है वो मीडिया के किरदार के हवाले से और सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से शुरू हुई है। इसको इस पूरे नई पॉलिसी साजी में ये जो इस वक्त जो इस माशरे के बहुत अहम तरीन पिलर हैं इस वक्त, इनसे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इज्तिमाई आवाज़ की निशानदेही करते हैं। हो सकता है वो आवाज़ें हमें अच्छी ना लगती हों, वो हमें पसंद ना आती हों, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की सोच को नापने का कोई पैमाना है, परखने का कोई पैमाना है, तो वो यही मीडिया, किसी ज़माने में मीडिया होता था, अब नहीं है। पहले प्रिंट होता था, वो अब नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों की आवाज़ बना, अब नहीं है आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया है पाकिस्तान का हो गया। अब डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया जो है वो है, उसको आपने किस हद तक जो है वो कंट्रोल रखना है। अगर यहाँ से रियासत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो थोड़ी सी हैं ज़्यादा है, तो उस पर तो पूरी कौम का जो है ना बिल्कुल इत्तेफाक है कि उन आवाज़ों को तो पूरी कुव्वत से कुचल देना चाहिए। उस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि जो आवाज़ रियासत के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस मुल्क की खैर के लिए, बेहतरी के लिए मशवरा दे रहा है या कोई इस मुल्क में ऐसी पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी साजी पे तनकीद कर रहा है, उसको तो आप पाकिस्तान की दुश्मनी में नहीं डाल सकते। जैसे वो एक लाहौर में खबर चल रही थी कल कि उस पर पीका लगा दिया, वो एक टायर पंचर वाले ने जो एक पुलिस वाले की गाड़ी को जो उठाई, उसने क्या किया, तो उसको लिफ्टर से उठाया, उसने उसको पोस्ट किया, उसको भी आपने उसमें डाल के बंद कर दिया। इस हद तक जाए ये इस्टेब्लिशमेंट की, रियासत की, फौज की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि अगर उसने कोई पॉलिसी एक बड़े कैनविस पर एक बड़े मफादात को देख के पाकिस्तान के बनाई है, तो इस तरह की जो चीज़ों से उस पॉलिसी को किस हद तक जो है धक्का लग सकता है। अब ये जो मामला है उठाने वाला है, बहुत छोटा सा मामला है जी जी, लेकिन लोगों ने जिस शिद्दत के साथ उठाया तो ये मामला बहुत बड़ा हो गया। ये डिबेट बन गई। पूरे लाहौर का एक वाक़या है, छोटा सा वाक़या लाहौर का, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वाक़े के ऊपर डिबेट है। तो आप इस वाक़े को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की पॉलिसी, अब अगर एक टायर पंचर वाले से आप बोल रहे हैं कि उससे हमें खतरा है, तो फिर आप इससे एक माशरे में इंतशार पैदा होगा। माशरे का इंतशार जो हम वैसी एक इंतशार का, खलफिशार का, जहनी तनाव का शिकार है, वो सबकी शिद्दत में जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल करना, ये ना करें। अगर आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो वो इस तरीके की पॉलिसियों से, लोगों की आवाज दबाने की पॉलिसियों से, वो आपका जो बड़ा काम है, जो आपका बड़ा हदफ है, वो मुतासिर ना हो। ये बड़ी अहमियत की बात, इसको देखने की जरूरत। चलें क्विकली क्लियरेंस ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें हार्ड स्टेट का क़याम, हुकूमत सरगर्म है। अब केपी और वफाकी हुकूमत के दरमियान अभी जो तनाव की कैफियत है, ये सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या मसाइल का हल इसमें है? शकील अंजुम साहब, आपके ख्याल में अब ये हार्ड स्टेट बनाने पर जो काम शुरू किया गया, मसाइल कम होंगे आप समझते हैं या बढ़ेंगे? और ये जो अफगान शहरियों की वापसी का मामला है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का एक पेज पर होना कितना ज़रूरी है? देखिए, तो सबसे पहले तो राना साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इनके आबाई शहर में अभी सीएम साहब ने ऐलान किया है कि वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने जा रही है। मुबारक मुबारक। पाकिस्तान में मेरे ख्याल और एयर स्ट्रिप बननी है एम्बुलेंस के लिए। मोहतरमा नहीं, वो इम्तियाज आलम साहब को भी दे दें मुबारक, बहालनगर में भी बन रहा है। हाँ, वो दोनों एयर स्ट्रिप बननी है, वो तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, कि मुल्क जो है और दोनों में माशाल्लाह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तेजी से तरक्की कर रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है मुल्क, तेजी से तरक्की कर रहा है। तो राणा साहब ऐसी ऊंट उड़ाया करेंगे कितनी तेजी से रनवे तो मुबारकबाद हो। नहीं उठते फिर केड़े जहाज उतरनगे।
बस आप खुद पूछें और बस आप तैयारी करें कि किन जहाज़ों को वहां उतरना है। चले दुआ बातें हम अपने आमिर साहब के लिए बन रहा है। आमिर साहब जब गांव जाते हैं इस्लामाबाद आने में वक्त लग जाता है ना, समझे? जी जी, तो बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है, सफर ज्यादा होता है। मैं इसीलिए पूछा है कि जहाज कौन से आएंगे। जहाज वाली बनाने ने चले जी शकील अन्नू साहब, चलें जी। वो कागज की कश्ती वो क्या है? अच्छा जी, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी, बस इस तरह ही फील करें। तो आते हैं हम आपके सवाल की तरफ कि जो हार्ट स्टेट का कंसेप्ट क्यों अपना ज़रूरत पेश आई, कि क्यों ये ऐलानात किए जा रहे हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है वो दहशतगर्दी का है। और आज भी देखें कितने सारे वाक़यात हो गए हैं दहशतगर्दी के हवाले से कोयटा और बाकी इलाकों में। तो जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, अब उसका ये फैसला है कि जो इस किस्म के अवामिल हैं या अनासर हैं उनसे शायद आईनी हाथों से पहले शायद नहीं निपटा जा रहा था, तो अब ये कमेटी बनाकर जिसके सरबरा फिर वज़ीर दाखिला हैं, पहले उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। जैसे खान साहब ने बताया कि पीसीबी भी है, वजारत दाखिला भी है, अब ये कमेटी भी है। तो अब पता नहीं वो कितने काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कि इस कमेटी का हाल भी वही होगा जो पीसीबी के चेयरमैनशिप का हुआ है या हमारी पाकिस्तानी टीम का हुआ है। लेकिन देखते हैं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वाकई पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं और हमारी खारजा पॉलिसी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने देखा जो पिछले दिनों जो अमेरिका का वफ्द है उसने अफगानिस्तान का जो दौरा किया जिसमें रमले खलीलजाद भी मौजूद थे, उन्होंने बराह रास्त जो है अफगानिस्तान से बात की है कि हम जो है इससे पहले आप ये देखें कि जब भी अमेरिका बात करता था तो वो पाकिस्तान के ज़रिए अफगान तालिबान या बाकी जो वहाँ पर लोग थे उनसे बात पाकिस्तान के ज़रिए की जाती थी। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और डायरेक्ट जाकर वहाँ पर उनसे मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में एक जो अमरीकी शहरी कैद था उसको भी रिहा किया गया और जो वहाँ पर सिराजुद्दीन हक्कानी थे उनकी हेड मनी भी थी, वो हेड मनी भी ख़त्म हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद सादिक हैं, उन्होंने भी दौरा किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो दहशतगर्द मौजूद हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान में हैं, वो दाइश हो, टीटीपी हो, और पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसका मंबा जो है वो अफगानिस्तान है, वहीं से ऑपरेट हो रहा है सारा का सारा ये नेटवर्क। उसमें भारत की भी सरमायाकारी मौजूद है। लेकिन सोचना ये है कि क्या आया ये जो हम 50 लाख के करीब अफगानी जिनका बोझ पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम ने उठाया हुआ है, उनके जाने से क्या हालात नॉर्मल होंगे या और हालात खराब होंगे। सही। तो देखने और सोचने की बात ये है कि ये जो अफगानी हैं इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वो रह रहे हैं, उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी हैं, पासपोर्ट भी हैं, वो हर किस्म का कारोबार भी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इनको भेजा जाता है तो मेरा ख्याल है कि इनको भेज देना चाहिए। जो पाकिस्तान की मईशत पर एक बोझ है वो ख़त्म होगा। इस पर जो हुकूमत ने फैसला किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि जो डेडलाइन मुकर्रर की है 31 अप्रैल तक की, मार्च तक की, सॉरी 31 मार्च की, तो वो डेडलाइन पर अमल करके इनको भेज देना चाहिए। लेकिन सवाल फिर है कि आया इनके जाने से क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की इस वक्त एक पूरी की पूरी लहर है क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या आया जो टीटीपी बैठकर वहां से ऑपरेट कर रही है वो ऑपरेट करना छोड़ देंगे? मेरे ख्याल में कि वो नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को जो है वो तेज करने की जरूरत है, हमारी वजारत खारजा को। और इसके लिए अगर ये दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो नेशनल एक्शन प्लान तो बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे अवामिल वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं। तो उस सूरत हाल में कोई बेहतरी आ सकती है, अदरवाइज हमें इसका सामना रहेगा। सही जी इलियास साहब जी, हार्ट स्टेट का बिल्कुल जी वक्त के मुताबिक है, ज़रूरत है कि इस वक्त जो फैसले वो किए जाएं ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके,
क्योंकि ख़ास तौर पर 2 सूबों में तो बड़ी ज़्यादा ये जो है इसमें तो सारे इस बारे में पता भी है कि बॉर्डर पार सारी सरगर्मियाँ मतलब हो रही हैं इसमें दहशत गर्दी के लिए। वहाँ से जो भी है हदायतें और जो भी है इसको जो भी मुलव्वस हैं इसमें, जो इंटेलिजेंस अदारों ने उसको निशानदेही कर दी है, उनके बारे में देख लिया है सारा, तो अब जाहिर है उसको रोकना तो है। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करनी है मुल्क के लिए, तो उसके लिए फ़ैसले तो लेने पड़ेंगे। ये तो ऑलरेडी स्मगलिंग के लिए और बॉर्डर की जो सिक्योरिटी थी उसको टाइट किया था, तो अब मज़ीद ये टाइट करेंगे। लोग जो है अफ़गानी पहले भी जा रहे थे तो फिर रुक गया था ये काम फिर, तो इसमें मेरा ख्याल नहीं KP को इसको बारे में रोकना चाहिए कि जी उन लोगों को जाने से, जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है, जिन लोगों के पास ऐसे नहीं है, तो उन लोगों को भेजना चाहिए। हमें ये फ़ैसले खुद करने चाहिए। हमारे पास पहले ही वजारत दाखिला के जो काम है अदारे हैं हमारे, उनको बिल्कुल काम करना चाहिए कि जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है और वीज़े के बगैर कोई आता है या पासपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह का काम करते हैं, तो बल्कि के अलावा जो हमारे अदारे हैं उनको भी इदारों को मजबूत करना होगा। ख़ासतौर पर नादरा है, पासपोर्ट के अदारे हैं, इन लोगों अदारों को भी मजबूत करना ताकि ये लोगों से इसमें गलत शनाख्ती कार्ड ना बन सके। फैमिली ट्री वगैरह जो है ख़ास तौर पर इस चीज़ों में काफ़ी जो है पहले भी पेशरफ्त होती रहती है, लेकिन मज़ीद अब जो है इसमें देखना है ताकि वो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़े यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं आके, और जो की है उन्होंने आके दहशत गर्दी करने के लिए बाकायदा वो प्लानिंग के तहत आते, तो उसको प्लानिंग के नेटवर्क को तोड़ना भी ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसके लिए इंटेलिजेंस अदारे काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें कई शहादतें भी हमारे रोज़ाना देखें अब देखने में आ रही, तो इस चीज़ को ये सिलसिला रोकना होगा। जैसे पहले भी ज़रबे अज़ब और इसके पहले जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके मुताबिक अगर ये काम चलता रहता, इसको रोकना नहीं चाहिए था, इसके बाद सूबों को करते रहना चाहिए था, ताकि जो है इसके लिए जो तरीक़ाकार था, इसके लिए सर्च ऑपरेशन जैसी जो दूसरे मुख्तलिफ जो चीज़ें थी प्लान की जाती थी, उसकी फिर उसका जायज़ा लिया जाता था बाकायदा। लेकिन उसके बाद जब छोड़ दिया तो फिर उसके बाद फिर ये लहर दोबारा एक आ गई। ज़ाहिर है जब छोड़ देंगे, अब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो फिर दहशतगर्द आके बिल्कुल वो दोबारा से शुरू करेंगे कार्रवाई, नया अपनी तरीक़ाकार चेंज करेंगे। पहले तो वो करके आके अंदर इस तरह करते थे तकरीब करेंगे, तो लेकिन अब उन्होंने तरीक़ाकार चेंज किया है, अब उन्होंने लोकल लोगों को इंगेज करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से ये मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है इसके वजह से ये, क्योंकि पहले वो जो थे उनका तरीक़ाकार कुछ था एक सूबे से, लेकिन अब वो दूसरे सूबों में भी आके इस तरह कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम करनी होगी। अभी देखिए आज भी नाखुशगवार वाक़या जो होते हैं दहशतगर्दी के वो होते रहते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए ये बड़े ज़रूरी है, ये फैसले लेना था, बल्कि रोकना नहीं चाहिए था नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है जी, आपका हमारा सवाल हार्ड स्टेट बनाने पर काम शुरू, मसाइल कम होंगे या बढ़ेंगे, इस पर आपने एक्सपर्ट्स की राय जान ली। अभी क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, सोलर पॉलिसी से मुतल्लिक की तरमीम की मुखालफत प्राइम मिनिस्टर ने की और नज़रसानी की हिदायत कर दी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं क्या सोलर सार्फिन की सुनी जाएगी और फिर क्या पॉलिसी सूट करती है सोलर सार्फिन को और हुकूमत दोनों को? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक वक्त था जब हुकूमत सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए सब्सिडीज़ और मराद दे रही थी, मगर अब हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट पहले सोलर एनर्जी की हौसला अफजाई कर रही थी और अब उसकी हौसला शिकनी हो रही है। अब हुकूमत सोलर सार्फिन को मुल्क और ग्रिड सिस्टम पर बोझ कह रही है। चंद दिन पहले ECC इजलास में नेट मीटरिंग, जिसको ग्रीन मीटर भी कहा जाता है, रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दी गई, जिसमें ग्रीन मीटर के तहत बिजली 27 रुपए फी यूनिट की बजाय 10 रुपए में खरीदने का फैसला किया गया, जिससे सोलर सार्फिन सख्त परेशानी में मुब्तला हुए। हुकूमत ने सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी और नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत कर दी है। इसी से मुतालिक ये सवाल साहब, इस पे एक तो वजाहत भी कर दीजिएगा देखने वालों के लिए, ख़ास तौर पर जो इस सोलर पॉलिसी में पहले तरमीम हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुखालफत और नज़रसानी की हिदायत सामने आई, क्या सोलर सार्फिन और जो हुकूमत दोनों को फिर क्या सूट करता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी हो जो म्यूचुअली दोनों के लिए फ़ायदा मंद हो, सोलर सार्फिन और हुकूमत दोनों के लिए? इसमें ना सोलर सार्फिन और हुकूमत के अलावा जो बाकी करोड़ों सार्फिन हैं जिनके पास सोलर नहीं है वो भी हिस्सेदार है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो हम पैसे खर्च करते हैं बिजली सस्ती देने पे सोलर सार्फिन को, तो उसका असर पड़ता है वो जो आम बिल्कुल है जिसके पास सोलर नहीं है,
तो उसके हिस्से में हम पैसे डालते हैं तो वो शेयर देता है, लिहाजा हम उस शेयर को वापस लेने जा रहे हैं। उसका इन्होंने ये किया कि जी हम 27 रुपये यूनिट, जो ये पीक आवर्स का टाइम है बेसिकली, कि जब आप रात को जब सोलर बिजली नहीं होती और आप यूज़ करते हैं तो वो आपसे 27 रुपये कहने की बात होती है कि जी पहले दे रहे थे हम आपको और 10 रुपये आप देंगे। बुनियादी तौर पे तो वो 60-70 रुपये का यूनिट है जो पीक टाइम पे पड़ता है सारिफ को, सोलर वाले को भी, क्योंकि वो डबल एक के बदले में यूनिट काउंट कर रहे होते हैं। फिर दिन की बिजली तो बिजली चली जाती है। इन्होंने ये कहा जी पुराने जो हमने मुआहदे किए हुए हैं वो तो हम 7 साल हैं, अब उसमें किसी के 7 साल अब अगले महीने पूरे हो जाएंगे, किसी के 4 साल बाद 5 साल बाद पूरे होंगे। लेकिन नए सार्फिन को इन्होंने कहा जी अब आपको हम जो ख़रीदेंगे आपसे बिजली, वो आपको वापस जब हम करेंगे, वो जब खरीदेंगे तो 10 रुपये में लेंगे हम आपसे, ठीक है जी, जो 27 रुपये में ले रहे थे अब बेचते हैं 68 रुपये की, इस वक्त 68-70 रुपए की पीक टाइम की मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, दूसरा 48-50 रुपए में होता है। तो इन्होंने कहा जी चलो ये बहुत अरबों रुपए का गैप आ रहा है और इसके ऊपर हम इसको कवर करते हैं नई पॉलिसी से, और इसी से मंजूर कराई। मैंने कल भी नाम लिया था राशिद लंगड़ियाल साहब, जब वो सेक्रेटरी पावर थे, उनके जहन का ये कारनामा था कि इस तरह बचा लें कि ये लोग पहले पॉलिसियाँ, और ये उस दौर की बात है जब शहबाज शरीफ खुद आके सोलर के ऊपर हर किस्म की इंपोर्ट की ड्यूटी ज़ीरो कर गए थे, जिसकी वजह से जो 10 kV का जो पावर प्लांट, ये सोलर प्लांट आप लगा रहे थे कोई 18-20 लाख में, वो दोबारा 10 लाख रुपए पे आ गया था इस ड्यूटी के कम करने से, और दुनिया को रागिब किया कि जी अब यही हल है। अब ये जो सारे वहाँ बैठते हैं हुक्मरान तबका, अशराफिया कहें, सब कुछ हैं, ये जब प्राइम मिनिस्टर को इस दाव पे लगाया कि जी नहीं अब तो बिल्कुल सोलर फ्री है और सब कुछ जाएगा और लोग लगाएंगे तो अच्छा होगा, भाई ये पहले से तय करें ताकि 2-3 साल के बाद ना हो। दुनिया में पॉलिसियाँ, जैसे हमारे यहाँ जो CNG बेची इन्होंने पहले लगा आगे जनाब, दुनिया भर से गैस जो भी थी वो आपने बेच दी गाड़ियों में, लोगों को लत डाल दी, लोगों को एक अच्छी फ्यूल सर्विस मिली, लेकिन पता लगा आपके पास तो खजाना ही खत्म हो गया गैस का, आप तो ले रहे हैं, आपको कोई देते ही कोई नहीं है, तो वो सारे का सारा उड़ गया। ये हमारे यहाँ एडहॉकिज्म असल में चलता है, चाहे वो कोई दौर भी हो, ये सिस्टम चलता नहीं है, फिर बैठ जाते हैं, फिर इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चढ़ते हैं, फिर माशाल्लाह ये उधेड़ के रख देते हैं। ये हुआ है। अब बिजली का जो रेट है वो असल मसला बना हुआ है IMF के साथ। वो कहते हैं आप सालाना बुनियादों पे जब बजट बनाते हैं ना तो जो रियायत देनी है वहां दें, आप एडहॉकिज्म पे 3 महीने की बुनियाद पे ना करें। अगर आप बुनियादी टैरिफ की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हर महीने नेपरा में दरखास्त जाती है ना, हर जो बिजली बेचने वाली कंपनी है जिसको डेस्कोस कहते हैं, वो तो लेके जाते हैं ना, हमारे पास फ्यूल कास्ट इतनी आई, हमारी इतनी चोरी हो गई, वो सब मेरे और आपकी जेब से निकालते हैं ना फ्यूल कास्ट का तो सारा खर्चा। तो सिस्टम तो रिवैम्प होना चाहिए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा ये फैसला किया, कल कैबिनेट में रुकवा दिया, और अब कोई अल्लाह करे कि कोई बेहतर निकालें जिसमें आम आदमी जिसके पास बिजली का मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर भी बोझ ना पड़े, और जिसको आपने सोलर की तरफ रागिब किया है वो भी ना फंसे। पहले तो मेरी दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया उस पर अमल हो जाए। आपको याद हो एक दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल गालबन बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया था, तो वो फिर उतना नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना साहब अभी नए नए आए थे, तो बहरहाल वो नज़रसानी का उन्होंने कह दिया। अब ये माइंडसेट आप चेक कर लें दुआ, माइंडसेट ये है कि IPPs जिनसे हमने बहुत महंगी बिजली खरीद रहे थे, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी वजह ये कि बड़े लोग हैं ना जिन्होंने हमें बिजली पैदा करके हमें दी इस मुल्क में। उसके बाद अगर आप ये सोलर वाले लें तो ये क्या है, ये भी IPPs नहीं है, लेकिन ये चूंकि गरीब लोग हैं ना, आम लोग हैं, ये बिजली बना के दे रहे हैं, इसलिए इनकी बिजली जो है ना वो हमने सस्ती लेनी है। मतलब वो 68 का दे के 27 का भी वो भी महंगा है हमारे लिए। हाँ, हम वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे कहते हैं जी पिछले सार्फिन पे इसका असर नहीं होगा, 7 साल हो गए, वो पता लगे कि 25 तारीख को 7 साल पूरे हो गए उसके बंदे के, और वो अब नया हो गया, उसका 10 रुपए का हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो मैं कल बात कर रहा था, आमिर ने आज वो खुद ही उसको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर दिया कि ये राशिद लंगड़ियाल साहब, ये ब्यूरोक्रेट्स ही तो इनको रास्ता दिखाते हैं कि उनको समझ आई कि भाई ये बहुत आसानी से काबू में आ सकते हैं। ये जो सोलर प्रोड्यूसर्स हैं, सोलर से हमें जो बिजली दे रहे हैं, इनको घेर लो, इनके वो ख़त्म कर दो,
मतलब इनको तो शायद लग रहा होगा ना कि हमें पता नहीं कितनी बड़ी मराहत देनी शुरू कर दी हुक्मरानों ने, ये जिन्होंने सोलर लगवा लिया था। और आपको तो पता ही है सबसे ज्यादा उधर प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी कौम से कह रहे थे, इधर आमिर साहब हमें मुसलसल कह रहे थे। सही, और आप इंप्रेस होकर लगवा भी, और हमने जब लगवा लिया फिर भी बचत उसी में है, जब लगवा लिया तो बचत सोलर में है। नहीं फिर माने ना माने, फिर तुसी डराना शुरू करता है यार सानू चले हुकूमत दे नाल मिल के हुन डराओ ते ना यार। जी फैसल साहब, रात को 4 एसी ना चलाना, एक चला लेना। फैसल साहब देखिए बात यह है कि जो याद साहब कह रहे हैं ना कि उनसे आप महंगी बिजली ले रहे हैं आईपीपी से, जी जी, सिर्फ महंगी बिजली नहीं ले रहे, जो बिजली वो नहीं बना रहे हैं उसके पैसे भी दे रहे हैं, उसकी भी उनको पेमेंट कर रहे हैं कि हम आपसे बिजली नहीं ले रहे, इसके भी पैसे आप हमसे ले लो। ये भी एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। जो कैपेसिटी पेमेंट है वो यही कैपेसिटी पेमेंट है कि जो बिजली हम आपसे नहीं लेंगे उसके भी हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि भरने के लिए आवाम है ना, जो आम आदमी। अभी देखिए ना, अब अगर ये बात है कि आपने जो चीज़ों को, निज़ाम को बेहतर करना है और जो बात की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ फंसा देती है, तो जिन जिन लोगों ने उस जो ये मायदे का हिस्सा रहे हैं उनको आप लेकर आए ना फिर कटहरे के अंदर, उनको खड़ा करें कि आपने जब पाकिस्तान की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसके बाद ये आईपीपी के साथ जो है वो मायदे क्यों किए गए। मिसाल के तौर पर हमें 30,000 मेगावाट की ज़रूरत है, 45,000 मेगावाट की हमारी जो है वो हमारी सिदाद है, 15,000 मेगावाट या 16,000 मेगावाट की जो है हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। भाई क्यों करते हैं? जब या तो आप इतनी इंडस्ट्रियाँ लगा लेते, आपके पास ऐसा निज़ाम होता, एक पूरा सिस्टम होता, एक पूरा मास्टर प्लान होता, तो ये 16,000 आपके बच जाते, पाकिस्तान भी जो है तरक्की कर सकता। वो भी नहीं गए और ये इसके आप पेमेंट कर रहे नहीं कि हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने जो है ना मायदे किए और अब जो है उसमें जो है आप फंस चुके हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई, उसके खौफ से लोगों ने ये सोलर लगाया ना। जैसे जो आमिर साहब कह रहे हैं 20 लाख की चीज़ 10 लाख में हो गई, लेकिन एक आम आदमी पे एक इजाफी बोझ तो पड़ा है, इजाफी बोझ तो पड़ा है ना कि वो उसके घर में एक बिजली का निज़ाम मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाखों रुपए खर्च करके वो एक मुतबादिल निज़ाम लगा रहा है। वो इसलिए लगा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों ने उसको मजबूर किया ना कि वो इजाफी खर्चा करे। अगर ये आईपीपीस के ये वाले मायदे नहीं होते तो शायद जो जिन लोगों के घर में भी सोलर है उनको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, लेकिन अब वो मजबूर हो गए। तो आप तो उन लोगों को भी तो पहले आप कटेरे में लेकर आए ना कि आपने क्यों किया है। और सबसे ज्यादा इनका मेन किरदार हमारे वजीर दिफा साहब है। सबके ज्यादा जो एग्रीमेंट हुए इनके दौर में हुए, जो बेमकसद एग्रीमेंट हुए जो सी पैक के नाम पर चाइनीज कंपनियों के साथ किए गए। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, बुनियादी तौर पर ये जो नया निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जो वज़ीर तवानाई ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये बुनियादी तौर पर ऑयल माफिया और थर्मल पावर और बाकी जो इंपोर्ट माफिया है उसको जो है फ़ायदा देने के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। बल्कि आम आदमी का तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उससे अब हुकूमत 27 रुपए की बजाय 10 रुपए यूनिट खरीदेगी। आप ये देखें कि अब तक जो पाकिस्तान के अंदर सोलर लगाए गए हैं उससे जो सोलर सार्फिन है वो 3 अरब यूनिट्स जो है वो पैदा कर चुके हैं और इससे 4,124 मेगावाट जो बिजली है वो बनाई गई है सोलर से। तो 100 अरब की बचत हुई है फ्यूल के मद में इस वक्त हुकूमत को। जो आमिर साहब कह रहे हैं ये हुकूमत हमें बताना जा रही है कि इससे जो है वो जो बाकी सार्फिन हैं उन पर बोझ पड़ेगा, तो वो बोझ तो 100 अरब की सूरत में कम हो गया अब तक की सूरत हाल जो है। तो असल मकसद जो है वो IPPs को बचाना है। लेकिन जिस तरह अगर ये पॉलिसी चलती रहती है, अगर हुकूमत इसमें कोई चेंज नहीं करती, तो जिस तरीके से सार्फिन की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दिसंबर 2025 तक ये सार्फिन की तादाद जो है वो 7 लाख के करीब पहुंच जाएगी। और जो हुकूमत को इंपोर्ट बिल की मद में और फ्यूल की मद में जो फ़ायदा होगा वो 250 अरब तक चला जाएगा। तो आप ये बताएं कि सोलर लगाने से क्या आया हुकूमत को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? एक तो उसका इंपोर्ट बिल कम होगा, दूसरा लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये नहीं चाहती, लेकिन फिक्र ना करे हुकूमत, अवाम ने भी सोच लिया कि सोलर ही लगाना है। वो नेट मीटरिंग की बजाय हाइब्रिड पे चले जाएंगे। बैटरीज जो है वो बड़ी अच्छी आ रही हैं, उससे जो है हमें बैकअप मिलेगा। तो इसका हाल भी PTCL वाला होगा। जी मैंने वो इम्पोर्ट करा के दो की चीज इम्पोर्ट करानी है राणा साहब।
इलियास साहब, गवर्नमेंट ने अपना दिखाना है वो बैटरी लिथियम जड़ी है हाइब्रिड कठिन करा लेना यार। आर्यन है सर जी, आर्यन है गवर्नमेंट ने ये देखना है कि IMF के सामने जो कहा कि इनका सर्कुलर डेट जो है इलेक्ट्रिसिटी ये बिजली के मद में बहुत कंपनी बन गई, क्योंकि जाहिर है उधर कैपेसिटी पेमेंट्स पर भी जो उससे बढ़ के जो फुल पेमेंट्स की गई हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, जबकि बिजली की प्रोड्यूस कम हुई है, तो इनके गलत फैसले इनके अपने हैं। जाहिर है कुछ में उनको नज़रसानी कर ली गई है और जो बाकी है उसको करना चाहिए वक्त पर, क्योंकि इस मसले को इस तरह करने बजाय कि सार्फिन को जो है आवाम को ही हमेशा बकरा बनाया जाता है और पहले अब भी आवाम ही को बनाया जा रहा है, क्योंकि एंड यूज़र वही हैं, तो उन्हीं पर सारा इनका निकलता सारा। अब दुआ करें कि टैक्स के जो टारगेट हैं FBR के वो पूरे हो जाएं, अगर नहीं पूरे होते तो फिर आवाम फिर किसी न किसी चक्कर में फंसा लेंगे ये ब्यूरोक्रेसी। चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। वक्त जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।